नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत। और आज संगत पंगत में हम बिहार के मुद्दों को ले गए और बहुत ही खास मेहमान हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी, बहुत स्वागत है। और रवि उपाध्याय जी बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट। तो देखिए, संगत पंगत में सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने एक ऐसा बम छोड़ दिया है, बिहार बुला रहा है। बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि बिहार बुला रहा है तो क्या सच में चिराग पासवान बिहार आ जाएंगे? और चिराग पासवान यदि बिहार आ रहे हैं तो किस भूमिका में आएंगे? देखिए, उनकी पार्टी कह रही है बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए। क्या इसका आशय हम यह निकालें कि चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास यह साबित करने में लगी है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और अब नीतीश कुमार बिहार को चला नहीं सकते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह यह कह रहे हैं कि नेतृत्व करता तो नीतीश कुमार ही है। यह दूसरी बात है कि 2025 का खेला क्या है, यह डिकोड बाद में होगा। और दूसरी बात हम करेंगे, दूसरा प्रसंग प्रशांत किशोर को लेकर करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि जुलाई महीने में, और तारीख भी तय कर दी है, 11 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, पूछेंगे, गांव गांव जनसुराज का दस्ता जाएगा, पूछा जाएगा क्या हुआ जो आपने कहा था कि 2 लाख उस परिवार को देंगे, 94 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए 5 साल में, जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा आरक्षण को लेकर क्या हुआ, तो प्रशांत किशोर फिर अपनी भूमिका में आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, संजय जी आपके पास ही आते हैं। क्या चिराग पासवान सच में बिहार आ जाएंगे? आपको क्या लगता है? और चिराग पासवान बिहार आएंगे तो क्या चुनौती होगा, क्या परिदृश्य होगा और किस रूप में? इतनी हिम्मत है चिराग पासवान में कि बिहार आ जाए अभी वर्तमान परिदृश्य में? देखिए, राजनीति में पोजीशनिंग होती है जी। चिराग वही पोजीशनिंग कर रहे हैं जी। क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं जो रिजर्व है, 38 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की जी। और 2 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। जी। तो 243 विधानसभा में 40 सीटें तो रिजर्व सीट हैं, इस पर उनकी नजर है। दूसरी तरफ 19% जो दलित मतदाता है उस पर भी चिराग की नजर है कि भाई 19% दलित मतदाता और 40 रिजर्व सीटें। तीसरी चीज, अभी देश का सबसे युवा प्रदेश है बिहार, और अगर युवा प्रदेश है तो 18 से 25 के बीच के जो एक आंकड़े आए हैं कि 56-57% आबादी उसी आयु वर्ग के हैं। चिराग पासवान को लगता है कि अगर कांग्रेस कन्हैया को दांव पर लगाई है, आरजेडी के जो पोस्टर बॉय बने हुए हैं वो तेजस्वी हैं, युवा चेहरे हैं, फिर एनडीए में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो या जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार जी जो बतौर मुख्यमंत्री हैं, और 25 से 30 की भी बात चल रही है, उस बीच में एक युवा चेहरा का एक स्पेस बनता है। और क्यों न उस स्पेस के लिए एक दबाव बनाया जाए, एक प्रेशर बनाया जाए। और जब प्रेशर बनाया जाएगा तो जो एडजेक्टिव, जो विशेषण हमारे साथ लगा हुआ है कि भाई एक दलित चेहरा तो हम हैं, 19% आबादी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, उसको बंटवारे के रूप में जिस रूप में देखिए, लेकिन दलित चेहरे की जब बात होगी तो लगेगा कि भाई एक दलित युवा चेहरा अगर बिहार का नेतृत्व करता है तो बाकी पार्टियों को एतराज क्यों? हम एक तरफ से तेजस्वी को भी टारगेट करेंगे, कन्हैया को भी डाइल्यूट करेंगे, और जिस नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं कि उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उनको भी हम डाइल्यूट करेंगे कि ठीक है, 20 वर्ष आपने बिहार को देखा, लेकिन बिहार जहां था उससे बढ़ा, लेकिन उसकी गति बहुत तीव्र नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने बयानों की शुरुआत कर दी है। दिल्ली मुझे भाता नहीं है, दिल्ली मुझे मन नहीं करता है लगने के लिए। मैं एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं। बिल्कुल। रामविलास पासवान जी जब केंद्र में मंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान जी को उन्होंने कहा था कि जाइए रामविलास जी बिहार देखिए, बिल्कुल, दिल्ली में क्या है। लेकिन रामविलास पासवान जी ने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली में रहूंगा और दिल्ली से ही देश दिखता है, मैं देश देखना चाहता हूं, मैं केवल एक बिहार का नेता बनकर के नहीं रहना चाहता हूं। वहीं चिराग के जो सपने हैं, उनको लग रहा है कि क्यों न बिहार में एक नेतृत्व का जो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखले में एक दलित व्यक्ति, जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने हैं, भोला पासवान शास्त्री भी बने हैं, लेकिन युवा चेहरा के तौर पर चिराग ही है। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। तो युवा
दलित और आरक्षित सीट और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन जिस सोशल इंजीनियरिंग की बिसात बिछाई जाती है बिहार के चुनाव में और उसकी फिर फसल काटी जाती है, जिसके बड़े आइकॉन रामविलास पासवान जी भी थे। अपने खुद वो दलित थे, लेकिन जो उनका सोशल इंजीनियरिंग होता था उसमें अगड़ा पिछड़ा सबको वो साथ ले लेते थे और एक कॉम्बिनेशन बनता था। जी, हम यहाँ यह समझना चाहते हैं, आपने बात कर दी कि चिराग पासवान नेतृत्व करना चाहते हैं बिहार का, तो नेतृत्व की जब बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पद की बात आ जाती है। तो जैसे ही चिराग पासवान यदि मुख्यमंत्री बनने की हसरत है उनके भीतर, तो इसका आस है उन्हें एनडीए से बाहर आना होगा। बीजेपी उनके नेतृत्व को क्यों स्वीकारेगी? क्या यह संभव है कि एलजेपी विलय कर ले? यह संभव तो दिखता नहीं है। तो चिराग पासवान का नेतृत्व बीजेपी क्यों स्वीकारेगी? और नीतीश कुमार के नेतृत्व को डिफ्यूज कर, मतलब मान लिया जाए कि यह फ्यूज हो गए, जेडीयू क्या समर्पण कर देगा चिराग पासवान के सामने कि नहीं अब आपका ही नेतृत्व? तो यदि चिराग पासवान नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाल रहे हैं, तो एनडीए के भीतर जो घमासान बढ़ेगा तो चिराग पासवान का स्पेस कहां जाएगा? देखिए, इसमें दोनों संभावनाएं जी। अगर भारतीय जनता पार्टी मन बना लेगी कि चिराग को नेतृत्व देना है हमको बिहार में जी, और नीतीश कुमार जी को रिप्लेस करना है, संभावना है कि चिराग जी को इसके लिए तैयार किया जाएगा कि आ जाइए भाजपा में, विलय कर लीजिए, आप चेहरा भाजपा के ही हो जाएंगे, हम आपको युवा चेहरा के तौर पर मौका देंगे, जब हमारे यहाँ बहुमत आएगा तो चुनाव के पहले तो नहीं। मतलब हेमंत बिश्व शर्मा की तरह जी। अच्छा। चुनाव के या राजस्थान में जो बीजेपी ने प्रयोग किया या और जगह जो प्रयोग किया कि कैसे वो डार्क हॉर्स की तरह उनको रखा और एकाएक फिर पता चला कि वो सीएम हो गए, तो इसकी संभावना। वो तो अपने थे ना, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव अपने थे, हेमंत बिश्व शर्मा की पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, लेकिन चिराग पासवान पार्टी का विलय कर लेंगे क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि यह समंदर है, यहाँ जो जाते हैं वो खो जाते हैं। आपने देखा ही, अनिल शर्मा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज कहां है? महाचंद्र प्रसाद सिंह कितने बड़े चेहरे थे, आरसीपी सिंह क्या स्थिति हो गई? तो क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय कर अपना सब कुछ तय करने के लिए बीजेपी को सौंप देंगे? देखिए, इस संभावना से कभी इनकार राजनीति में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो इतिहास उसको कहता है कि हाँ इस तरह के प्रयोग हुए हैं और फिर नेता को किनारे लगा दिया गया है। चिराग पासवान भी अपना नफा नुकसान देखेंगे, क्या विलय के बाद मेरा भी हश्र वही होगा या बीजेपी पर हमें भरोसा करनी चाहिए। बिल्कुल। एक स्थिति ये, दूसरी स्थिति कि अगर उन्हें लगेगा कि बीजेपी हमें बिहार में नेतृत्व का मौका नहीं देगी तो एनडीए से नाता तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो आपने एक सवाल कहा कि क्या ये साहस कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके अपनी ताकत पर, चूंकि ये प्रयोग इन्होंने किया था पिछली बार 2020 में, ये लड़े थे, एक विधायक इनके मात्र जीत पाए, राजकुमार सिंह, और वो भी जेडीयू में चले गए। तो इनको अपनी ताकत का एहसास तो है, हराने में हमारी भूमिका हो सकती है, जीतने की हमारी ताकत नहीं है। तो चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात हो, चाहे वो पार्टी को विलय करने की बात हो, नफा नुकसान तो ये देखेंगे, लेकिन एक बीजेपी पर या एनडीए पर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे चेहरे पर अगर बिहार में बात हो, हमारे चेहरे पर अगर एनडीए दांव लगाती है, नीतीश कुमार जी को एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाता है, तो क्या बुरा है भाई? हम चाहते हैं कि हम बिहार में रहें और बिहार में हम आपकी जमीन को मजबूत करें, ये एक संभावना है। लेकिन उसमें फिर जाकर के चीजें रुक जाती हैं। वो बीजेपी जो 20 वर्षों से इंतजार कर रही है, बिल्कुल, कि शायद कभी मौका मिले, और बीच बीच में उनके बयान बाहर भी आ जाते हैं कि अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से लेकर के और सांगठनिक धार देने में लगे हुए हैं, उनकी धार कुंद पड़ जाएगी कि भाई हमारे हिस्से में तो कुछ आना नहीं है, हिस्से में तो किसी और गठबंधन का चला जाएगा। तो बीजेपी भी इसको कैलकुलेट कर रही है, लेकिन चिराग पासवान ने, जिसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग, एक पत्थर फेंका है। मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। तो वाटर टेस्टिंग के तहत एक पत्थर इन्होंने फेंका है कि मैं जरा कह दूं कि मुझे तो मन बिहार में ही लगता है, मैं फर्स्ट बिहारी की मैं बात करता हूं, बिहारी फर्स्ट। और एक और जो कहा जा रहा है, स्थिति अगर इतनी बन जाए, ये साहस भी कर ले कि ठीक है हम एनडीए से नाता तोड़ लेंगे, हम ही चेहरा होंगे,
तो एक संभावना जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी से भी इनके मधुर रिश्ते हैं, बिल्कुल, क्या उसकी भी संभावना ये देख रहे हैं? दोनों एक दूसरे की तारीफ दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, दोनों एक दूसरे को मित्र बताते हैं। आखिर गठबंधन जब अलग है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि दूर दूर तक हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, फिर दोनों एक दूसरे के बारे में, दूसरे के विजन के बारे में, कि अगर बिहार की बेहतरी के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो वो प्रशांत किशोर और वो यह भी कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और ये भी कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। किसी दलित चेहरे की भी बात करते हैं, और दलित चेहरे की भी बात करते हैं। तो एक ये संभावना भी हो सकती है कि अंदर खाने में क्या कोई इस तरह का भी प्रयोग चल रहा है कि भाई बिहार में प्रशांत किशोर और ये चिराग दोनों का एक गठबंधन हो सकता है, और तनातनी कांग्रेस के साथ भी चल रही है, और तनातनी कांग्रेस के साथ भी चल रही है महागठबंधन में। तो फिर कांग्रेस, चिराग, प्रशांत किशोर, इस तरह की चीजें तो फिर बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। ताकत तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि बिहार तो फिर प्रयोगशाला बन जाएगी, और उस प्रयोगशाला का जो नेता निकलेगा वो तो मैं कहता हूं उनको फिल्टर होकर के निकल जाएगा। फिर बाकी पार्टियां जितना सोशल इंजीनियरिंग करते रह जाए, मुझे नहीं समझ में आता है कि फिर वो बहुत कुछ कर पाएंगे। चलिए, आपको समझ में नहीं आता है फिर बहुत कुछ कर पाएंगे। हम रवि उपाध्याय सर के पास आते हैं। रवि जी, देखिए, चिराग पासवान की हसरत, मौसम वैज्ञानिक के बेटे, क्या चिराग पासवान को यह लग रहा है कि बीजेपी, यदि सम्राट चौधरी, वह भी दूसरी पार्टी से आए, उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकता है पार्टी का, और अभी सरकार में उनकी क्या भूमिका है, तो क्या हम भी वहां चले जाएं तो नेतृत्व मुझे भी मिल सकता है? वैसे विजय कुमार सिन्हा, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम और प्योर बीजेपी वाले, वे कह रहे हैं कि बिहार को अभिनेता की जरूरत नहीं है, नेता की जरूरत है। तो चिराग पासवान को कहां आप देख रहे हैं? अकेले कुछ कर पाएंगे या बस जो उन्होंने कहा बाटर टेस्टिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संजय जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हम इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहां पर जो बात कही इन्होंने कि वह भारतीय जनता पार्टी में उनकी पार्टी का विलय करेंगे, तो इससे हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते, और हम गारंटेड कर रहे हैं कि वो नहीं जाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी चिराग पासवान से बातचीत है, और जब बातचीत हुई थी उस दरमियान कहीं ना वो अंदर खाने की बात है, उनको भी ऑफर, उनकी पार्टी को भी ऑफर मिला था कि आप जो है सो चले आइए, भारतीय जनता पार्टी में चले आइए, क्योंकि दलित चेहरा पूरे देश के स्तर पर देखिएगा तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। तो वही चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी की वह उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो विलय कर। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑफर चिराग पासवान पहले ही ठुकरा चुके हैं विलय करने का? देखिए, ठुकरा चुके हैं निश्चित रूप से एकदम इस बात को, क्योंकि यह चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, जो वो उनके पिताश्री की पार्टी है, चिराग पासवान का बनाया हुआ नहीं है, तो वह अपने पिता की लेगेसी को और कहीं ना कहीं उनके दिल से जुड़ाव है उस पार्टी से, इस लिहाज को वो इतना सम्मान करते हैं कि वह इधर उधर नहीं जा सकते। देखिए, उनका झोपड़ी छीना गया, चुनाव चिन्ह, उसके लिए भी उनको बहुत पीड़ा थी। उनका सरकारी जो माने बंगला मिला हुआ था, बंगला पटना में जो उनका कार्यालय था, वह भी छीना गया। किसने छीना था? जो गणित था उस नहीं, आप बहुत करीब हैं, आप बताएंगे ना। नहीं, वो उस समय जो स्थिति परिस्थिति बनी थी, तो सरकार की तरफ से ही जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन के तहत उनका वो कार्यालय छिन गया था, फिर उनको मिला हुआ पुनः जब जीत करके आए। तो देखिए, एक बात और दूसरी बात समझने वाली है, 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो सबको याद होगा जो हम बात कर रहे हैं कि हाजीपुर सुरक्षित सीट को लेकर के जिस तरह से पेच फंसा हुआ था, चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे कि जमुई ही रखेंगे, तो उसमें एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में था और उसके हम गवाह भी हैं। उनकी माता श्री को, रीना पासवान को हाजीपुर सुरक्षित सीट से लड़ाने की बात हो रही थी, और उनकी पार्टी के तमाम कार्यालय में जो भी उनके पदाधिकारी हैं बिहार के, उनके नॉर्थ एवेन्यू स्थित जो सरकारी बंगला है उस पर जाकर धरना भी दिया था कि आप माता श्री को लड़वाइए वह हाजीपुर से। लेकिन वह तमाम तरह की उहापोह की स्थिति के बाद भी उनकी माता श्री ने फॉरगो किया कि नहीं, जो बुरे समय में जो पार्टी के लिए लड़े उनको आगे बढ़ाना है, हमको नहीं लड़ना है। तो यह बात, इतनी बात तो तय है। अब रही बात विजय सिन्हा की बात, डिप्टी सीएम की बात और सम्राट चौधरी की बात, तो चिराग पासवान एक बात मान के चलिए कि जो निश्चित रूप से यह प्रेशर पॉलिटिक्स ही हो रहा है और वह राजनीति करते हैं, कोई तो भजन कीर्तन मंडली चिराग पासवान चलाते नहीं है ज्ञानेश्वर जी, इस लिहाज से वह उनकी पार्टी की ओर से भी, या बीते दिन भी आपने देखा है जो युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसकी ओर से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, सर्वसम्मत प्रस्ताव की नीतीश कुमार चिराग पासवान बिहार आए, और पार्टी की ओर से टैगलाइन भी बिहार पुकारे
चिराग पासवान, यह भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वायरल कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। तो यह सब भी एक तरीके से ये राजनीति तो इसी तरह से होती है। नहीं, मैं यह समझना चाहता हूं, आपने कहा कि भजन कीर्तन मंडली चला नहीं रहे हैं, बिल्कुल, और चिराग पासवान बहुत कुछ मन के भीतर रखे रहते हैं। आपने कह दिया बंगला छिन गया, आपने कह दिया झोपड़ी भी छिन गया। 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो चिराग पासवान ने किया था उसकी टीस नीतीश कुमार को है, और इसके बाद नीतीश कुमार ने जो किया चिराग पासवान के साथ, पार्टी तोड़ दी, परिवार टूट गया, बंगला खाली हो गया, चुनाव चिन्ह खत्म हो गया। तो क्या चिराग पासवान की टीस भी जो 2020 में नहीं कर पाए चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को मुक्त नहीं करा सके, बिहार मुक्त नहीं करा सके, तो क्या 2025 में फिर से चिराग पासवान के भीतर यह पैदा हो गया कि भले ही मोदी को पसंद हो, अमित शाह को पसंद हो, दूसरों को पसंद हो, हमें तो नीतीश कुमार मंजूर नहीं है, हम पंक्चर करेंगे, हम अपना बदला लेंगे? देखिए, इतना तो जितना हम लोग डिकोड करेंगे इसको ज्ञानेश्वर जी, एक बात तो समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने अभी संकल्पित हैं कि नीतीश कुमार को ही 2025 में चेहरा रख करके लड़ना है, क्योंकि ऊपर से जो जिसके वो हनुमान हैं, हनुमान जिसको कहते हैं, चिराग पासवान को ही नरेंद्र मोदी के वो भक्त हैं, तो वो ऐसी परिस्थिति में यहां तक तो ठीक है, लेकिन 2025 के बाद, चुनाव के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। नहीं, आप कह रहे हैं कि संकल्पित हैं, हाँ, और उनकी पार्टी कह रही है कि बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए, तो इसका मतलब आप नीतीश कुमार को बूढ़ा बता रहे हैं? अच्छा, बूढ़ा प्रदेश तो कहा ही जाता है बिहार को। हाँ, ये तो कहा ही, ये तो फैक्ट्स है, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो फैक्ट्स है कि तमाम यहां से बिहार से नहीं, हम और आप कह रहे हैं, लेकिन जब एनडीए के नेता कहने लगेंगे तो यह तो जनता के बीच संदेशा जाएगा ना कि नीतीश कुमार को बूढ़ा तो अब चिराग पासवान भी कहने लगे। नहीं, देखिए, चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तो अरुण भारती ने कहा ना। बिल्कुल, अरुण भारती कहे, वो ठीक है, वह कह सकते हैं अरुण भारती, लेकिन यह भी देखिए, चिराग पासवान जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनके मुखारबिंद से आपने कभी नहीं सुना होगा इस तरीके से बिलो द बेल्ट बात करते हुए, जो पॉलिटिकल बिलो द बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, वह चिराग पासवान नहीं करते, और वो सम्मान उनको दे रहे हैं। हालांकि देखिए, पहले जो कटुता थी वह कटुता को पाट दिया गया, और आपने देखा भी कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान भी कितना एग्रेशन के साथ एनडीए के पक्ष में या जेडीयू के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे। 2020 अलग था, 2025 अलग होने जा रहा है, इस बात को भी समझिए। और इतनी बात हम समझ पा रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव के बाद जब परिणाम निकलेगा तो कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं, क्या निकलेगा? चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी जो वह चुनाव परिणाम के बाद कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे? यदि एनडीए जो आज की सूरत में है, यदि एक रह जाता है तो चिराग पासवान को लड़ने के लिए 22 से 25 सीटें मिलेगी, 20 से 25 सीटें मिलेगी, और जेडीयू और बीजेपी स्वयं यदि स्ट्राइक रेट ठीक रहा तो सरकार बनाने के करीब होंगी। तो फिर चिराग पासवान की भूमिका क्या रह जाएगी? बगैर चिराग पासवान की सरकार बनेगी? नहीं, वो ठीक, अब ठीक बोल रहे हैं, वह वहां पर भी हम मान रहे हैं कि अब जो सीट का बंटवारा होगा 100, 101, जो भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो चल रहा है, तो मान लीजिए 25 सीट भी इनको अगर यदि चिराग पासवान को मिलती है, तो बड़े भाई की भूमिका में अगर भारतीय जनता पार्टी भी रही तो लाइक, फिर उसमें देखिए लाइक डिसलाइक की बात होगी, तो अगर ये उनके हनुमान है भी, तो हनुमान को क्यों नहीं स्थापित करेगा? एक बड़ा चेहरा भी, हनुमान को क्या मिलेगा? दलित चेहरा मिलेगा। डिप्टी सीएम की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनने के लिए कैबिनेट छोड़ देंगे? नहीं, डिप्टी सीएम बनने के लिए वह कैबिनेट नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इतना अंडरस्टैंडिंग आपस में एनडीए के अंदर में होगा, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब कमिट किया जाएगा तभी वह कुछ करेंगे, अदरवाइज ऐसे वो नहीं छोड़ने जा रहे। संजय जी, आप कह रहे थे कि देखिए, दलित क्षेत्रों की बात कर रहे थे, रिजर्व क्षेत्रों की बात कर रहे थे, और दलित वोट की बात कर रहे थे। चिराग पासवान और लोजपा का इतिहास क्या रहा है? यदि हम लोकसभा चुनाव में देखें तो जो भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी रहे हैं उसमें वह तो अपने परिवार वालों को ही लड़ाते रहे। 2024 में पहली बार हुआ कि उन्होंने दायरा बढ़ाया और सांभवी चौधरी को, और चिराग पासवान के इर्द गिर्द जितने चेहरे दिखाई पड़ते हैं वह देखिए रामविलास पासवान के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता जिन्हें सवर्ण भी वोट देने से परहेज नहीं करते थे, गुरेज नहीं करते थे, और चिराग पासवान की पहचान भी वो है। अब चिराग पासवान के इर्द गिर्द कौन है? हुलास पांडे हैं। चिराग पासवान के इर्द गिर्द कौन है? राजू तिवारी हैं, संजय सिंह हैं, ये लोग ही हैं, बेल पांडे हैं, ये लोग ही हैं। तो आपको लगता है, और फिर जो दलित राजनीति में घमासान है, चिराग ने कोई स्टैंड लिया तो क्या जीतनराम मांझी से कबूल करेंगे? क्योंकि जीतनराम मांझी को छूना भी, क्योंकि बिहार में 3 वोट बैंक है दलित में, पासवान का, मांझी का और रविदास का। रविदास की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है राजेश राम को बनाकर। आपको क्या लगता है कि दलित एक हो जाएगा चिराग पासवान यदि आ भी गए तो?
देखिए, चिराग पासवान अगर चेहरा होते हैं, यदि मुख्यमंत्री का चेहरा होता, अगर मुख्यमंत्री हाँ, के चेहरा होते हैं, चाहे वह किसी भी तरफ से हो, वो गठबंधन जो हो या परिस्थितियां जो हो, या चिराग पासवान मान लिया जाए कि निर्णय ही ले लेते हैं, क्योंकि राजनीति में मैं बराबर कहता हूं परिस्थितियां क्या होती है उन परिस्थितियों पर भी चीजें निर्भर करती हैं। बिल्कुल। तो अगर चिराग चेहरा हो जाते तब तो ये इनके पोलराइजेशन में, इनके एकजुटता में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जो 5.8% जो पासवान वोट है, 5.7% या 6% जो रविदास वोट है, और 3% मांझी वोट है, ये 19% में एक बड़ा चंक इन्हीं लोगों का 13-14% का है, और बाकी जो 22 दलित जातियां हैं उनके थोड़े थोड़े हैं, तो उनको मिला करके तो चिराग अगर चेहरा होते तब तो इसकी संभावना है। अदरवाइज पासवान वोट को ही केवल ये ट्रांसफर करा पाएंगे। जीतन राम मांझी मुसहर समाज के एस्टेब्लिश्ड नेता हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। रविदास समाज बटा हुआ है, बसपा कांग्रेस कुछ भाजपा के साथ भी, वो जनक राम वगैरह जो हैं तो उनको, या राजद में भी शिवचंद्र राम वगैरह हैं, तो जो अलग अलग पॉकेट हैं, तो उनके वोट जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जगह ट्रांसफर होता है कि कांग्रेस में ही हो रहा है चाहे बसपा में ही हो रहा है। वो जो सासाराम कैमूर का इलाका है वहां जनरली बसपा को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर चिराग चेहरा हो जाता तो चिराग के चेहरे होने के बाद 19% वोट के पोलराइजेशन की गुंजाइश है, संभावना है। हाँ, उसमें रविदास के जो भी नेता हैं, जिस पार्टी में भी हैं, उनका कुछ सुनेगा नहीं दल। मांझी जी, जीतन राम मांझी जितना हुंकार भरते रहेंगे उनका लोग सुनेगा नहीं, अगर वो चिराग चेहरा हो जाते। और इसकी संभावना की जो गुंजाइश है वो जाती है प्रशांत किशोर के ये से, बिल्कुल, कि कहीं प्रशांत किशोर, कांग्रेस जिस तरह से तनातनी में है, जो कांग्रेस बिल्कुल विनम्रता के मुद्रा में रहती थी, वो कांग्रेस कि कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भाई नेतृत्व कौन करेंगे, सिवाय अखिलेश सिंह के, सिवाय अखिलेश सिंह के। वो दिल्ली में आ गए ना तेजस्वी जी मिलकर के, ये खुद भी नहीं बोल पाए। मनोज झा जी कितना भी बोलते रहे कि सूर्योदय तय है कि पूरब से ही होगा, तय है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता की भी हिम्मत है बिल्कुल कि वो बोल दे कि हाँ भाई तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे? तो कांग्रेस, प्रशांत किशोर और चिराग, इसकी एक संभावना दिखती है। हो सकता है कि यह संभावना 1% ही। हम एक और हाइपोथेटिकल सवाल ले लेते हैं जी, कि यदि मान लीजिए कि 2020 की तरह ही नतीजे आ गए कि बगैर वीआईपी के जब सरकार बन रही थी, बगैर हम के नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन सकती थी, एनडीए की सरकार नहीं बन सकती थी। ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें चिराग पासवान भले ही 25 सीट पर लड़े, 22 सीट पर लड़े, उनके विधायकों के बगैर सरकार न बने, तो क्या चिराग पासवान उस वक्त हार्ड बार्गेनर हो जाएंगे? निश्चित रूप से हाँ, हार्ड बार्गेनर होंगे। चूंकि आप देखे होंगे कि जैसे ही कोलैटरल एंट्री का सवाल हुआ था, बिल्कुल, पटना की सड़क पर ये उतर गए थे और बाद में ये जाकर के अमित शाह से मिले भी, क्योंकि वो तुरंत एक्सपेरिमेंट हुआ था कि दिलीप जायसवाल जाकर के पारस जी से मिल लेते हैं, पारस जी को दिल्ली बुलावा हो जाता है। तो बीजेपी चिराग पासवान पर नजर रखे हुए कि कहीं कोई स्केप मिलेगा तो हो सकता है कि बीजेपी को ये छोड़ भी सकते हैं, बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या स्वयं भी बन सकते हैं, मधु कोरा भी हो सकता है बिहार, हो सकता है बिहार में। इसलिए कि चिराग पासवान का ही वर्जन है कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को लात मारने में भी मुझे देर नहीं, आरक्षण के भीतर आरक्षण का मसला भी, जब वो आरक्षण के भीतर, ये वर्जन चिराग पासवान, बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट में रहते हुए ये चिराग पासवान का वर्जन था। तो जब इमोशनल कैश करना इनको होगा कि भावनात्मक तौर से दलितों की आवाज हमें बननी है, तो चिराग पासवान इस तरह का कोई सेंटिमेंटल निर्णय ले सकते हैं, बिल्कुल, कि भाई मंत्री तो हम रह सकते हैं, नेता बीजेपी हमें नहीं बनने देगी। नेता तो हम तभी बनेंगे जब हम अपने तरीके से कहीं त्याग पत्र देंगे और कहीं मैदान में आएंगे। रवि उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत हूं, बिल्कुल, कि कोई भी पार्टी का बड़ा नेता इस तरह का रिस्क नहीं लेता है। उस समय इस प्रयोग की संभावना है कि बीजेपी दांव खेल सकती है कि चिराग जी आप क्यों इधर उधर कर रहे हैं, बिल्कुल, हम आपको देंगे मौका। और आपको याद होगा कि हाजीपुर की सभा में नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, जब चिराग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उसके रिफ्लेक्शन कुछ दिख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने पुत्रवत इनका कहा था और लगा कि कहीं जिम्मेवारी इनको तो न दे दें।
उस स्थिति में चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी या अमित शाह भरोसा दिला सकते हैं कि भाई आप दलित चेहरा बन सकते हैं हमारे, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। चूंकि बीजेपी इस बात से डरी हुई है, बिल्कुल, नीतीश कुमार का 15-16% का जो वोट बैंक है जी, जो महिलाओं पर उनका प्रभाव है, कहीं वो फ्रैक्चर न हो जाए और फिर बिहार जो है वह अगड़ा पिछड़ा में न बट जाए, इसको लेकर के बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसीलिए वो जब जैसे ही जेडीयू के लोगों ने 25 से 30 का नारा लगाया कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, इस पर भी बीजेपी के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक सुर में बोलना शुरू किया, हाँ हाँ बिल्कुल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी प्री अलायंस या चुनाव के पहले किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगी। चिराग पासवान की अगर कुलाचे भी मारेगी कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री मुझे बनना है, तो बीजेपी इनको समझाएगी, मैं दूंगा दायित्व। चलिए समझाएगी। रवि सर, आपको याद है ना, रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे और ताला ही टूट गया था। बिल्कुल। तो जो सवाल हमने संजय जी से पूछा, वह सवाल फिर आपके पास आता हूं कि यदि ऐसी कोई स्थिति बन गई जिसमें जेडीयू और बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, एलजेपीआर की भूमिका है, एलजेपीआर के विधायकों के बगैर सरकार नहीं बनेगी, क्या चिराग पासवान शर्त रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, नहीं तो फिर हम उधर चलें? देखिए, चिराग पासवान को इतना भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि शर्त नहीं रखेंगे। वह देखिए हार्ड बार्गेनर है, इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। तो इतने हल्के में लेने के नहीं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वह वहां पर फिर दाव खेलेंगे जो उनके पिताश्री उस समय खेले थे कि फिर से देखा, कुछ दिन बाद फिर से चुनाव हुआ था बिहार में। तो ये चिराग पासवान इस बात को समझते हैं, वो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। एग्जैक्टली। तो फिर यहां पर फिर वो मुसलमान तो नहीं बनेगा क्योंकि अलायंस में, इस एनडीए में तो संभव नहीं है। लेकिन फिर ऐसा कोई तुरुप का एक्का, अब देखिए एक बात है ज्ञानेश्वर जी, जो हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि समस्तीपुर सीट से चिराग पासवान ने एक सोशल इंजीनियरिंग भी किया। वह देखिए जिस समाज से आते हैं वहां पर देखिए वो किसको दिया, वहां बिल्कुल संभवी चौधरी किस समाज से हैं, दलित ही है, लेकिन किस समाज से हैं, तो ये चिराग पासवान सोशल इंजीनियरिंग करना भी जानते हैं। लेकिन इमामगंज में बदला भी साध लिया। हाँ, बदला भी साध लिया, दीपा मांझी के पास प्रचार को नहीं गए। चलिए अब चिराग पासवान से इधर आते हैं, प्रशांत किशोर की बात करते हैं। संजय जी, प्रशांत किशोर की रैली क्या हुई यह तो हमने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन चिराग पासवान को कल तसल्ली मिली होगी जब खबर यह आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बक्सर आते हैं। 3000 कुर्सियां लगती हैं और उसमें सिर्फ 10% लोग बैठे होते हैं, मतलब सिर्फ 300 लोग। तो प्रशांत किशोर की रैली में कितने लोग थे? 50,000 थे, 75,000 थे, 1 लाख थे? इस पर डिबेट जारी है और प्रशांत किशोर कमबैक करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत, आपने देखा ही कि ओम प्रकाश यादव को लेकर क्या चर्चाएं चलती रही। ओम प्रकाश यादव सिवान के पूर्व सांसद, जो शहाबुद्दीन से थप्पड़ खाए और फिर शहाबुद्दीन के परिवार को खत्म कर दिया। तो प्रशांत किशोर ने अब फिर से मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिलों में जा रहे हैं और नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया है, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर होगा। और कह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछा है उन्होंने कि जातीय गणना कास्ट सेंसस आपने कराया, यह समाज को बांटने वाला था, लेकिन बताइए कि आरक्षण का हुआ क्या, जो आपका ही विजन था। वह पूछ रहे हैं कि जातीय उन्माद तो बढ़ गया, लेकिन फायदा किसको मिला। वह यह भी पूछ रहे हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, जो आपने कहा था केंद्र को सिफारिश भेजेंगे, आपने भेज भी दिया होगा, लेकिन उस पर केंद्र ने फैसला क्या लिया। और 3 डिसमिल जमीन 48 लाख परिवारों को कब मिलेगी? 94 लाख वह परिवार जिनके बारे में आपने कहा था कि 2 लाख रुपए अगले 5 साल में 5 किस्तों में दिए जाएंगे, 40,000 रुपया प्रत्येक साल। 2 बजट हो गए, लेकिन न बजट में प्रावधान किया, न आपने पैसा दिया। तो प्रशांत किशोर कमबैक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर की संभावना अब भी आपको कुछ लगती है बिहार में? नहीं, देखिए संभावना अभी भी इसलिए दिखती है कि भीड़, और वह भीड़ जो कहीं इमोशनल नारों की वजह से अट्रैक्ट होता है, जैसे वही जातीय रैली करते प्रशांत किशोर जी, बिल्कुल, तो जातीय रैली में भीड़ हो जाती है। यदि वो खुद को ब्राह्मण बना लेते, हाँ, खुद को ब्राह्मण बना लेते और पूरे बिहार के ब्राह्मणों को अगर आमंत्रित करते, सवर्णों को आमंत्रित कर लेते कि भाई सारे सवर्ण आ जाइए गांधी मैदान में, तो शायद कोई कुर्सियां खाली नहीं रहती। बिल्कुल। तो चूंकि यहाँ पर ये बड़ा जल्दी कनेक्ट होता है,
जैसे आईपी गुप्ता ने कर लिया, जैसे आईपी गुप्ता ने कर दिया, वो उसके गवाह हम लोग रहे। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने मुद्दे की बात की, और मुद्दे की बात जब करते हैं तो फिर उसमें वो भीड़ का दृश्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो भीड़ आपको दिखेगी नहीं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, ये तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नीतीश कुमार जी तो कराया, बिल्कुल। और जब कराया तो जो 3-3.5 करोड़ परिवार बिहार में रहता है, भाई आप ही का आंकड़ा है कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब 6,000 से कम की आमदनी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही ने वादा किया कि 2 लाख रुपया देंगे जी, भाई क्या हुआ? ये तो लेफ्ट की पार्टियां भी आपसे सवाल पूछ रही है। बिल्कुल। लेफ्ट, प्रशांत किशोर जी ही नहीं, लेफ्ट की पार्टियां भी पूछ रहे हैं कि आपके खजाने पर उस 94 लाख परिवार का जब कोई बात ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है, फिर इस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या है? बिल्कुल। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने भी जब इन पर प्रतिबंध लगाया था तो इन्होंने कहा था कि हम समझना चाहते हैं लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बिल्कुल। अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति आपने समझ ली, हालांकि कोई सोशल साइंटिस्ट उसमें नहीं थे, बिल्कुल, कहां से इनको डाटा आया और उस डेटा को कैसे इन्होंने मैनिपुलेट किया ये तो सरकार बताए। मैंने तो किसी सोशल साइंटिस्ट का नाम नहीं देखा कि भाई उनसे वो बड़ा कैलकुलेटिव डेटा पूछा गया और जाकर के उसका एक लगा कि एक करना है, बस फटाफट कर ली। बिल्कुल ठीक है, वो डेटा सही थे नहीं थे, आपके डेटा थे। 94 लाख परिवारों के लिए तो एक सवाल है कि क्या आपने उनको दिया? कोर्ट को तो आपने बताया बिल्कुल कि भाई हम वेलफेयर स्कीम चलाना चाहते हैं, इस वजह से लोगों का हम सामाजिक आर्थिक आंकड़ा जुटा रहे हैं। आंकड़ा केवल जुटाना मकसद था या आंकड़ा जुटा करके उन लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना मकसद? बिल्कुल। अगर कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंचाई तो सवाल तो है, और ये प्रशांत किशोर जी का सवाल मौजूद सवाल है जो लोगों को कनेक्ट करेगा। दूसरी बात, ठीक है वो मामला जो है जातीय जनगणना तो केंद्र ही करा, आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया? बिल्कुल कराया। क्या कोई मेमोरेंडम, एक रिप्रेजेंटेशन तो बीजेपी की सरकार के साथ आप जाके प्रधानमंत्री से मिले थे और आपने कहा था कि हम कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, ऑल पार्टी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य के खजाने पर अगर अत्यधिक बोझ ना आए तो आप करा सकते हैं, आपने कराया भी। बिल्कुल। एक जो विपक्ष की पार्टियां इन पर सवाल उठाती हैं, क्या 9th शेड्यूल में डालने के लिए आपने कोई इस तरह का, जब केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, तो क्या कोई प्रतिनिधि मंडल मिला? बिल्कुल। अगर नहीं मिला तो इसी बात को प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि केवल ये आईवास है आपका कि भाई हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा लिया, हमारे पास डेटा आ गए, हमने कह दिया कि इनको इतना % आरक्षण, इतना % आरक्षण, इतना % आरक्षण, लेकिन वो आरक्षण तो उन तक पहुंचा नहीं। तो नहीं पहुंचा तो ये सवाल तो आप पर है। बिल्कुल कि भाई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का फिर हुआ क्या? न तो उस 94 लाख परिवार को कोई राशि मिली जिसकी बात आपने कहा था और कई बार कहा था कि 2-2 लाख रुपया हम देंगे। अब कब देंगे? अब तो भाई अब चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात कि उनका आरक्षण का क्या हुआ? आरक्षण का तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। तीसरी बात, जब आपके पास जमीन के आंकड़े हैं, जब आपने कराया, सरकारी जमीन तो निकली, फिर वो गरीबों के लिए जो 3 डिसमिल की बात आप कर रहे हैं, जिसके घर पर भी छत हो, जिसका भी एक आशियाना हो, उसके लिए भी तो आपने कुछ ब्लूप्रिंट नहीं बनाया। बिल्कुल। अगर इन सवालों को लेकर के फिर प्रशांत किशोर जाते हैं कि भाई मत आइए गांधी मैदान में, लैंड सर्वे की बात भी उन्होंने कर दी कि लूट मची हुई है, इसको रोकिए, जो नई सरकार आएगी उसे करने दीजिए। भाई मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। आप तो भुक्तभोगी हैं। मैं तो उसका भुक्तभोगी हूं, इसलिए कि मैं भी गांव से आता हूं, बिल्कुल, मेरी भी जमीनें हैं, और वो रसीद कटवाने में क्या होता है इसको मैंने देखा। जूते चप्पल घिस जा रहे हैं। हाँ, और उन लोगों ने कहा कि भाई आंख बंद कर दीजिए, कौन कितना डिमांड कर रहे हैं, चढ़ावा। हाँ, बस उसी पर आप ज्यादा विचार कीजिए। और सुनते आजकल चाय पानी के खर्चे में भी नहीं चलता है। नहीं, अब वो नहीं चलता है, बहुत बड़ी राशि हो गई। अब वो राशि की बात आप, मैं क्या बताऊं, अब इसको बताना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कहा ना कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, जमीन मेरी भी है, मैं पटना में रहता हूं, लेकिन तो लगता तो है कि मेरी जमीन किसी और के नाम पर न चढ़ा दे। बिल्कुल। कई जमीनें ऐसी देखी मैंने कि वो जो थे वहां लोग, वो जमीन का रकबा कुछ और है, चढ़ा के कुछ और रखे हुए हैं, और जब फिर उनको चढ़ावा चढ़ाया गया तो फिर वो ठीक कर दिए। तो भाई इस बात का इंतजार वो करते हैं कि जब तक हम गड़बड़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। कैसी ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता पर तो सवाल है।
मान लिया जाए कि हम सक्षम हैं, हमने उनको खुश भी कर दिया कि मेरा पेपर सही कर दीजिए, लेकिन बिहार के कितने लोग सक्षम हैं जो उनको खुश कर सकते हैं? एक कटु सत्य है, जिस कटु सत्य को लेकर के अगर जाएंगे प्रशांत किशोर गांव में तो लोग सुनेंगे इनकी बातों को सुनेंगे। रवि सर देखिए, यही मैं आप समझना चाहता हूं, क्या प्रशांत किशोर ने अब भी बिहार के मुद्दे को नहीं छोड़ा है, जाति पकड़ने की राजनीति नहीं की है? देखिए, यदि जाति पकड़ने की राजनीति करते तो जैसा संजय सर कह रहे हैं कि भाई वो आगे चले गए होते, लेकिन सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि आप चाहे जो भी कह लें, प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी 2% और बढ़ गई है। तो क्या प्रशांत किशोर के लिए अब भी बिहार में कोई स्पेस आपको दिख रहा है और इस चुनाव में उनकी कोई भूमिका होगी? देखिए, प्रशांत किशोर का स्पेस है जी, इसको कोई भी आदमी कितना भी कह ले, आप उसको गांधी मैदान की भीड़ से कोई ना आके उसको कि उनका भीड़ कम हो गया, आईपी गुप्ता का बढ़ गया, तो वो उसका अलग, उसका हम लोग दोनों की तुलना ही बेमानी है जी। लेकिन प्रशांत किशोर का पेनिट्रेशन निश्चित रूप से आम आवाम के बीच में है, लोग उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और ये मौजूद सवाल है उनका, जो भूमि सर्वेक्षण की बात करें या फिर जो नीतीश को गवर्नमेंट ने कहा 2-2 लाख रुपया देंगे हर 94 लाख परिवार की बात जो आंकड़े में समाये, तो वह सब यह तो निश्चित रूप से सवाल है। और यह जब सवाल लेकर के गांव में जब निकलेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज की टीम जाएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा झुकाव उनकी ओर होगा। और जो ग्राफ जो सी वोटर के सर्वे में आ रहा है वह और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा ज्ञानेश्वर। अच्छा, वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चलिए देखिए, चिराग पासवान की हम लोगों ने बात कर ली, प्रशांत किशोर की भी बात कर ली। एक छोटा सा सवाल, नीतीश कुमार को आप किस रूप में देख रहे हैं, उनकी सेहत को किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार नेतृत्व करने की स्थिति में आगे भी होंगे और प्रधानमंत्री भी 24 अप्रैल को आ रहे हैं। देखिए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा जी, बिल्कुल, चाहे सेहत उनकी जैसी भी जी। लेकिन अमित शाह जी की वो एक बात कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा बिल्कुल कि चेहरे कौन होंगे, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, उसके बाद फिर निशांत का बयान जी, उसके बाद इनकी पार्टी का बयान, पार्टी का पोस्टर 25 में फिर नीतीश, जो इनके स्वास्थ्य हैं और जो स्वास्थ्य सार्वजनिक स्थलों पर दिखते हैं जी, इसकी संभावना बहुत नहीं लगती है कि फिर एक बार बिहार की जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी को मिलेगी। ऐसी संभावना मुझे दिखती नहीं है। वैसे परिस्थितियां, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर वो किंग मेकर की भूमिका में हो गए या वह आंकड़ा नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द हो गया तो फिर तो बीजेपी की मजबूरी है। तो राजनीति में कुछ चीजें जरूरी होती है, कुछ मजबूरी होती है। अभी नीतीश कुमार जरूरी है बीजेपी के लिए, हो सकता है कि चुनाव बाद बीजेपी के लिए मजबूरी हो जाए। आज तो जरूरी और मजबूरी दोनों है, और आज जरूरी और मजबूरी दोनों हैं, तो जरूरी और मजबूरी के बीच में नीतीश कुमार खड़े हैं। एक फैसला होगा। एक फैसला होगा। रवि सर, आपकी टिप्पणी, थोड़ी टिप्पणी। देखिए, निश्चित रूप से अभी नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी दोनों जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बात तो समझने वाली है, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ज्ञानेश्वर जी। आप ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और उनके पुत्र बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल ने कह दिया है, वही कह रहे हैं, अमित शाह अंकल ने कह दिया है और मेरे पिताजी स्वस्थ हैं। तो यह सब सवालिया निशान जो है, इस सब को क्लियर करने की बात कहां से आ रही है? यही, और नीतीश कुमार का आपने पहले भी उनका टेन्योर देखा और अब भी देख रहे हैं, कहीं उनका इंटरेक्शन, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कहीं किसी से मिलना नहीं, तो यह सब कुछ तो दिखाई पड़ता है। जितनी बात दिखाई पड़ रही है उसी को हम लोग डिकोड भी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो डिकोड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान की बात की, प्रशांत किशोर की बात की, नीतीश कुमार की बात की, और आगे भी हम संगत पंगत में बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे और विभिन्न मेहमानों से मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।